हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पर। इस वीडियो चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे टीफा स्कैन, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन या एनोमली अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे एनोमली स्कैन, फीटल एनोमली स्कैन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कैन है। इस स्कैन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन, एनोमली स्कैन, एनाटॉमिक सर्वे, टीफा स्कैन। टीफा का फुल फॉर्म है टारगेटेड इमेजिंग इन फीटल एनोमलीज। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह स्कैन कब किया जाना चाहिए, इस स्कैन के क्या क्या इंडिकेशंस हैं, किस पीरियड में किया जाना चाहिए और इस स्कैन के दौरान हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो आगे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि कब किया जाना चाहिए ये स्कैन। तो यह स्कैन, टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन 18 से लेकर के 22 हफ्ते के बीच में किया जाना चाहिए, लेकिन अपने देश भारत में MTP एक्ट 20 हफ्ते के बाद एबॉर्शन की अनुमति नहीं देता है, तो बेहतर यह होगा कि 18 से 20 हफ्ते के बीच एनोमली स्कैन किया जाए। 18 हफ्ते पे क्यों? क्योंकि 18 हफ्ते पर बच्चे के लगभग सभी ऑर्गन्स, बच्चे के सभी अंग लगभग पूरी तरह से बन चुके होते हैं। इसके बाद केवल उनका साइज बढ़ता है, ज़्यादातर डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो इसलिए 18 हफ्ते का समय एक उचित समय होता है और 18 से 20 हफ्ते के दौरान यह स्कैन अगर किया जाता है तो सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। 22 हफ्ते के बाद अगर हम टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है और पार्ट्स क्योंकि बड़े बड़े हो गए होते हैं, तो सारे अंगों का डिटेल्ड एग्जामिनेशन कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो बेहतर यह है कि 18 हफ्ते से लेकर के 20 हफ्ते के बीच एनोमली स्कैन को किया जाए। तारीख का निर्धारण कैसे करें? जिस महीने प्रेगनेंसी रुकी है तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आखिरी महीने के पहले दिन से जोड़ करके 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच ये स्कैन किया जाना चाहिए। तो इस स्कैन करने के दौरान इसके पहले हम लोग तैयारी क्या करते हैं? कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। खाली पेट रहना आवश्यक नहीं है, खाने पीने पर कोई रोक नहीं होती है, खाना पीना खा सकते हैं, दवाई जो ले रहे हैं ले सकते हैं। थोड़ा सा पेशाब रोक लें, बहुत ज़्यादा पेशाब तेज भी नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद ढीला कपड़ा पहने, जिस पार्ट की जैसे पेट की जांच होनी है तो पेट से कपड़े को आसानी से हटाया जा सके। जांच कैसे की जाती है? जांच करने के दौरान पेशेंट को टेबल पर लिटा दिया जाता है और पेट पर अल्ट्रासाउंड जेली लगा करके प्रोब को घुमा करके फिर अल्ट्रासाउंड मशीन पर इमेजेस देखते हैं हम लोग, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हैं, जो रेंज होनी चाहिए उस रेंज में है, या कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ दिक्कत है या कुछ कंजेनाइटल नॉर्मलिटी है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अब जांच के दौरान हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी, मतलब कि उसकी धड़कन है अथवा नहीं। बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ग्रोथ पैरामीटर्स देखते हैं कि बच्चे का विकास जितना एक्सपेक्टेड था, अभी तक जितनी अपेक्षा थी उतना विकास बच्चे में हुआ है। जैसे पहले अगर NT-NB स्कैन हुआ है, जो कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो कि 11 से लेकर 14 हफ्ते के बीच किया जाना चाहिए। तो NT-NB स्कैन से लेकर के अभी तक जब टीफा स्कैन हो रहा है, उसके दौरान जितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो ग्रोथ हुई है अथवा नहीं। इसके बाद हम लोग प्लेसेंटा देखते हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, और बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पानी होता है, वह एडिक्वेट है, कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम हर प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं, वो इसमें भी देखते हैं। इसके बाद जो विशेष चीज़, जो जांच हम इस प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं कि एनाटॉमिक सर्वे। एनाटॉमिक सर्वे क्या होता है कि बच्चे का सर से लेकर के पैर तक सभी अंगों का विस्तार से हम लोग जांच करते हैं, उनका साइज़ देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, कोई उसमें कंजेनाइटल कमी तो नहीं है। यह सारी चीज़ें हम सारे अंगों में सर से लेकर के पैर तक विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे के सर की बनावट देखते हैं, उसकी स्कल बोन्स अच्छे से बनी हैं, ब्रेन के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें कोई डायलेटेशन तो नहीं है, पोस्टीरियर फोसा के स्ट्रक्चर्स ठीक से बने हैं। तो मोटा मोटा ये तो ब्रेन में हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ब्रेन में देखते हैं। बच्चे का फेस देखते हैं, दोनों आई सॉकेट देखते हैं, नेज़ल बोन देखते हैं, लिप्स देखते हैं, चिन देखते हैं, हार्ड पैलेट देखते हैं, और इसके बाद हम लोग गले में, नेक में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि गले में कोई सूजन तो नहीं है,
और कोई स्पाइनल डिफेक्ट तो नहीं है। पूरे स्पाइन का सर्वे करते हैं कि स्पाइन में कोई स्कोलियोसिस मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा स्पाइन तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिसको कि मेनिंगोसील मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, उस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। पीठ की कवरिंग ठीक से है। बच्चे के चेस्ट में उसका लंग देखते हैं, हार्ट देखते हैं, बेसिक हार्ट एग्जामिनेशन भी करते हैं। डिटेल हार्ट एग्जामिनेशन हम लोग फीटल इकोकार्डियोग्राफी के दौरान करते हैं, जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना करके विस्तार से बताया है। उसका लिंक हम वीडियो में दे देंगे, आप फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चे के लंग को देखते हैं, लंग में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है। डायफ्राम देखते हैं, डायफ्राम में देखते हैं कि कोई हर्निया तो नहीं है। हर्निया का मतलब अगर डायफ्राम में कोई डिफेक्ट होता है तो बच्चे के पेट के ऑर्गन उसके सीने में चले आते हैं, तो यह एक खतरनाक कंडीशन होती है। इसका भी हम लोग पता लगाते हैं एनोमली स्कैन के दौरान। उसके बाद बच्चे के पेट में देखते हैं कि उसका गॉल ब्लैडर ठीक जगह पर है। पोर्टल वेन को देखते हैं, ब्लड फ्लो मेज़र करते हैं कि डक्टस वेनोसस एक स्ट्रक्चर होता है, उसका फ्लो ठीक है कि नहीं। बच्चे की आंतों में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, किडनीज़ में सूजन तो नहीं है, किडनी में सिस्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब का थैला जो है वह अपनी जगह पर है। बच्चे में अम्बिलिकल आर्टरीज़ को देखते हैं कि अम्बिलिकल आर्टरीज़ यूजुअली 2 अम्बिलिकल आर्टरी होनी चाहिए। अगर एक अम्बिलिकल आर्टरी है तो इससे बच्चे में परेशानी हो सकती है। बच्चे के अंदर IUGR हो सकता है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ बाद में कम हो सकती है। तो इसी दौरान अम्बिलिकल आर्टरी को भी एग्जामिन करते हैं। बाकी बच्चे के सारे लिम्स को देखते हैं, सारी लिम्ब बोन, जैसे अपर लिम्ब में 3 बड़ी बोन, बाकी हाथ की हड्डियाँ होती हैं, वो सारी हैं कि नहीं। ऐसे ही लोअर लिम्ब में 3 बड़ी हड्डियाँ और बाकी पैर की हड्डियाँ होती हैं, वो सब ठीक से बनी हुई हैं कि नहीं। उनका साइज़ देखते हैं कि साइज जितना होना चाहिए एक नॉर्मल साइज रेंज से नीचे अगर है तो वो भी हम लोग देखते हैं। वो भी एक परेशानी का विषय होता है, एक परेशानी, एक बीमारी होती है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से बच्चे का डिटेल्ड एनाटॉमिक सर्वे करने के बाद बाकी कुछ एक और चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जैसे यूट्रस में कोई गांठ तो नहीं है, बच्चेदानी का मुंह ठीक से बंद है, बच्चेदानी के मुंह की लंबाई ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद विस्तार से एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो अगर चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी निकल करके आती है तो उसमें से कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसे होती हैं जिनको कि फॉलोअप करना पड़ता है और वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जो लाइफ के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होती हैं, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद स्वस्थ जीवन नहीं बिता सकता है, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स को काउंसिल कर करके एबॉर्शन का निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही हम लोग ब्लड से भी टेस्ट करते हैं, जिसको कि क्वाड्रुपल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट कहते हैं। तो आजकल ज़्यादातर क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करते हैं। तो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट को टीफा स्कैन की रिपोर्ट्स के साथ मिला करके हम लोग बच्चे में होने वाली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के रिस्क का निर्धारण करते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत ही वंडरफुल मॉडलिटी है और टीफा स्कैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला, लेकिन अपनी इसकी कुछ सीमाएँ हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक, मतलब कुछ एक अंगों में अगर कमियां हैं तो वो हो सकता है कि 60% तक ही उसकी सेंसिटिविटी हो, मतलब कि हो सकता है 30 से 40% केसेस में जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं ऑर्गन की वो ना पिकअप हो, ना पकड़ी जाएं। अगली चीज़ ये है कि जो फंक्शनल फीचर्स होते हैं ऑर्गन के, उनका अल्ट्रासाउंड से पता नहीं लगाया जा सकता कि अंग जो है काम कैसे करेंगे। तो अगली चीज़ ये है कि जैसे जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में 60% बच्चे अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल होते हैं, लेकिन साथ ही अगर बायोकेमिकल टेस्ट किए जाएं जैसे ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर, तो इसकी सेंसिटिविटी पिकअप करने की बढ़ जाती है। कुछ एक और बीमारियां होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में टीफा स्कैन हुआ उसमें नॉर्मल है, लेकिन लेट बाद में डेवलप होती हैं, तो इसलिए सीरियल अल्ट्रासाउंड किया जाना ज़रूरी होता है। अगली और चीज़ है कि जैसे कुछ एक ऑर्गन्स गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद कुछ एक कमियां निकल करके आती हैं, तो उनका पता भी टीफा स्कैन के दौरान नहीं लग पाता है। कुछ एक ऐसी छोटी मोटी बीमारियां भी होती हैं जिनको कि अल्ट्रासाउंड पिकअप नहीं कर पाता है, लेकिन वो जन्म होने के बाद करेक्टेबल होती हैं, मतलब ऑपरेशन कर करके उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये तो हो गया विस्तार से कंजेनाइटल एनोमली स्कैन या टीफा स्कैन, लेवल 2 स्कैन या एनाटॉमिक सर्वे बच्चे का। आइए हम थोड़ा सा टेक होम पॉइंट्स बता दें। टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्कैन है। यह 18 से 20 हफ्ते के बीच किया जाना चाहिए।
इसमें मुख्यतः हम लोग बच्चे के सारे अंगों का विस्तार से परीक्षण करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि बच्चे के अंगों का विकास जितना होना चाहिए उतना है अथवा नहीं, बच्चे के अंगों में कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या कमी तो नहीं है। अगर वह कमी है तो उसका आगे हमें कैसे उसको फॉलोअप करना है, कैसे मैनेज करना है। कुछ एक कमियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ एक कमियां ऐसी होती हैं जो लाइफ के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनको अबॉर्शन करने की सलाह दे सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, जिसको कि क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं। मदर के ब्लड का सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाता है और क्वाड्रुपल टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ और टीफा के रिजल्ट्स को मिला करके उनका फिर बच्चे में होने वाले क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के रिस्क का निर्धारण करते हैं। तो यह तो हो गया टीफा स्कैन या एनॉमली स्कैन के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने के लिए। धन्यवाद।